वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अहम खबरों और तजियों के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का शो बहुत धमाका खेज होने वाला है क्योंकि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल के हवाले से बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आज मैं आपको बताऊंगा। कुछ अहम सवालात हैं, कोई डोर का सिरा हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं इस मामले की तह तक पहुंच चुका हूं और कुछ बुनियादी सवाल जिनके आप जवाब तलाश कर रहे थे। मिसाल के तौर पे इस स्कैंडल के मरकज़ी किरदार अब्दुल हफीज़ शेख पाशा, क्या वो पाकिस्तान में हैं या मुल्क छोड़कर जा चुके हैं? क्या वो सितारा केमिकल्स के मालिक मियां अदरीस के दामाद हैं या नहीं? और क्या ये बात दुरुस्त है कि अब्दुल हफीज़ शेख पाशा तो महज फ्रंटमैन हैं और ये जो स्कैंडल है इसके मरकज़ी किरदार जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी और साबिक चेयरमैन पीसीबी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया हैं? पैरागॉन सोसाइटी भी उस कंसोर्शियम का हिस्सा थी जिसने ये बिडिंग जीती और 13.5 एकड़ का ये जो प्राइम लैंड का प्लाट है ये लीज पे हासिल किया। तो ये जो पैरागॉन सोसाइटी है ये कब और कैसे इस मामले से बीएनपी ग्रुप से जो है वो अलग हुई, और पैरागॉन सोसाइटी के जो सीईओ हैं नदीम ज़िया, क्या वो जनरल तौकीर ज़िया के बेटे हैं? और इस स्कैंडल से जुड़े तमाम किरदारों से न सिर्फ मेरी बात हुई है बल्कि मैंने उनका मौक़िफ़ भी मालूम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया से मैंने बात की, अब्दुल हफीज़ शेख पाशा से मेरी बात हुई, पैरागॉन सोसाइटी के जो सीईओ हैं नदीम ज़िया, उनका मौक़िफ़ मैंने मालूम करने की कोशिश की। आज ये सारी बातें, इन सारे पहलुओं पे जो है वो बात होगी। तो तमहीद पर वक्त ज़ाया करने के बजाय मैं आगे बढ़ूँगा, सिर्फ एक नुक्ते की वजाहत जो है वो करूँगा और फिर हम बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। 3 अप्रैल 2004 को जब सीडीए की तरफ से ये लीज़ के लिए इश्तिहार कौमी अखबारात में शाये हुआ तो 2 कंपनियां जो हैं उन्होंने उसके लिए क्वालिफाई किया। ये जो बिडिंग थी, पहली बिडिंग थी, जो पहला इश्तिहार था, उस वक्त अब्दुल हफीज़ शेख पाशा कहीं नहीं थे, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। और 2 कंपनियां जो शॉर्ट लिस्ट हुई उसमें एक कंपनी थी एमएस हाशवानी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी एमएस पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां सदरुद्दीन हाशवानी की थीं। एक कंपनी हाशवानी साहब के नाम से थी और दूसरी कंपनी जो पाकिस्तान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है वो मुल्क भर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो है वो चलाती है। मेरिट होटल भी सदरुद्दीन हाशवानी साहब की जो है वो मलकियत है और इनका होटलिंग के हवाले से बड़ा तजर्बा था। तो ये 2 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट हुई, लेकिन सीडीए ने बग़ैर कोई वजह बताए जो बिडिंग है वो मनसूख कर दी। शायद उसकी वजह ये है, ज़ाहिर क्यास ही किया जा सकता है कि जो असल बंदा जिसको लीज़ देनी थी वो चूँकि बिडिंग का हिस्सा नहीं था, इसलिए दोबारा इश्तिहार शाया होता है और इस मरतबा अब्दुल हफीज़ शेख पाशा जो हैं वो एक कंसोर्शियम के ज़रिए उस बिडिंग में हिस्सा लेते हैं। बल्कि ये कहना बेजार ना होगा कि अब्दुल हफीज़ शेख पाशा जो हैं वो तो महज फ्रंट मैन थे, असल जो लोग थे वो कुछ और थे, उस पर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि 4 कंपनियाँ जो इस कंसोर्शियम का हिस्सा थीं उसमें एक बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल मिल्स थी जो अब्दुल हफीज़ शेख पाशा की मलकियत है, दूसरी नियाग्रा टेक्सटाइल मिल्स ही नियाग्रा प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी जो है वो पैरागॉन सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, और चौथी कंपनी जो है बेल हैसा इंटरनेशनल एलएलसी। ये 4 कंपनियों का कंसोर्शियम था जो बीएनपी के नाम से जो है वो सामने आया, जिसने ये बिडिंग जीती। और इस कंसोर्शियम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया थे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथी और साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं। और जो अब्दुल हफीज़ शेख पाशा हैं जो अपना मेमोरेंडम कहता है बीएनपी का जो सीडीए में जमा करवाया गया, उसके मुताबिक अब्दुल हफीज़ शेख पाशा तो महज कंटेक्ट पर्सन थे, जो सीईओ थे वो लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया थे। अब परसेप्शन ये है कि चूँकि जनरल तौकीर ज़िया जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बहुत करीबी साथी थे, जब कारगिल का ऑपरेशन हुआ मेजर जनरल के रैंक में जनरल तौकीर ज़िया जो हैं वो उस वक्त डीजीएमओ थे, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, और उनका बड़ा कलीदी किरदार था। उसके बाद जब सितंबर 1999 में लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में तरक्की मिली तौकीर ज़िया को, तो उन्हें जनरल मुशर्रफ ने कोर कमांडर मंगला लगाया। ये वो पोस्ट है जिस पे खुद
खिदमत सर अंजाम देते रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो ख़ुद भी कोर कमांडर मंगला जो है वो रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि तौकीर ज़िया को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चेयरमैन पीसीबी बनाया। तौकीर ज़िया को ये एजाज़ हासिल है कि वो पीसीबी के पहले बावर्दी चेयरमैन हैं। इससे पहले अगरचे कुछ जर्नल इस ओहदे पर मुतमक्किन रहे हैं, लेकिन कभी किसी हाज़र सर्विस जनरल को चेयरमैन पीसीबी नहीं लगाया गया। बाद में उनके बेटे जुनैद ज़िया के हवाले से कंट्रोवर्सी हुई तो उन्हें इस्तीफ़ा दे के घर जाना पड़ा। तो ये क्यास किया जा सकता है कि जनरल तौकीर ज़िया चूँकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे, लिहाजा उन्होंने बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया। ये 13.5 एकड़ की जो प्राइम लैंड थी, ये अब्दुल हफीज़ शेख पाशा को लीज़ पर दिलवाने में वही इसके मरकज़ी किरदार थे और अब्दुल हफीज़ शेख पाशा तो महज फ्रंट मैन थे। इस हवाले से मैंने अब्दुल हफीज़ शेख पाशा से रब्ता किया और उनसे ये सवाल किया कि जनरल तौकीर ज़िया बीएनपी के सीईओ थे और वो कब तक आपके साथ रहे, और अगर वो अलग हुए तो वो कब बीएनपी ग्रुप से अलग हुए। इसके जवाब में अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने कहा कि जनरल तौकीर ज़िया बतौर सीईओ काम करते रहे बीएनपी के सीईओ के तौर पे, और गालबन वो 2006 में इस ग्रुप से अलग हुए। तो अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने ये बात तस्लीम की कि जनरल तौकीर ज़िया जो हैं वो बीएनपी के सीईओ थे। फिर मैंने जनरल तौकीर ज़िया से जो है वो रब्ता किया और उनसे पूछा और उनसे जानने की कोशिश की कि आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। पहले तो उन्होंने हैरत का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि बीएनपी का क्या मतलब है। फिर मैंने उन्हें बताया कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो लीज़ पे जिस ग्रुप ने ली थी उसका नाम बीएनपी है, बिस्मिल्लाह नियाग्रा पैरागॉन। तो इसमें आपका नाम जो है वो आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा नाम कैसे आ रहा है, चले मैं पैरागॉन से पूछता हूँ। मुझे वहीं पे ये बात खटकी कि मैंने तो पैरागॉन की बात ही नहीं की, मैंने तो बीएनपी की बात की, अब्दुल हफीज़ शेख की बात की। तो उन्होंने कहा कि चले मैं पैरागॉन से चेक करता हूँ, चेक करके आपको बताता हूँ। फिर कई दिन तक उनकी तरफ से जो है वो खामोशी उन्होंने जो है वो अख्तियार किए रखी। मैं मुसलसल उन्हें मैसेज जो है इस हवाले से करता रहा, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश जो है वो करता रहा। अल्टीमेटली उन्होंने जवाब दिया कि मेरा इस मामले से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। जो लेटेस्ट मैसेज है उनका, उन्होंने कहा कि वेयर इज़ नदीम, ये नदीम ज़िया की बात हो रही है जो पैरागॉन के जो है वो सीईओ हैं। ही मस्ट टॉक टू मी अबाउट बीएनपी स्कैंडल, हाउ कुड दे गेट मी इनटू दिस शिट when I have nothing to do with this. Journalists are after me for explanation. I just want to know where I stand. Paragon cannot drag me in this shit created by them. तो जनरल तौकीर ज़िया का मौक़िफ़ ये है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ अब्दुल हफीज़ शेख पाशा जो हैं वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि जनरल तौकीर ज़िया बीएनपी के सीईओ के तौर पे काम करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई जनरल तौकीर ज़िया का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो जब उनका नाम आया, ज़ाहिर है ये कोई आज की बात नहीं है। इस वाले से एफआईए ने इंक्वायरी की, नैब ने इंक्वायरी की, ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुँचा। जब ये मुसलसल नाम आ रहा था जनरल तौकीर ज़िया का तो उन्होंने बीएनपी से, अब्दुल हफीज़ शेख पाशा से या पैरागॉन से ये पूछा क्यों नहीं कि मेरा नाम क्यों गलत इस्तेमाल हो रहा है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि इस लेवल के जो एक टॉप मिलिट्री अफसर हैं उनका नाम कोई मिसयूज़ करे। और अगर मिसयूज़ किया है तो तौकीर ज़िया को चाहिए कि वो इन लोगों को अदालत में घसीटें और उन्हें जो है वो सू करें, वरना ज़ाहिर है कि लोग ये समझने में हक बजानिब है कि अब्दुल हफीज़ शेख पाशा महज फ्रंट मैन थे और असल जो बेनिफिशरी थे, असल जो इसके मरकज़ी किरदार हैं वो जनरल तौकीर ज़िया थे। अच्छा, फिर बाकी लोगों से भी मैंने ये जानने की कोशिश की, जो पैरागॉन के जो सीईओ हैं नदीम रज़ा, उनसे मैंने रब्ता किया, क्योंकि ये जो कंसोर्शियम था, बीएनपी जो ग्रुप था जिसने ये लीज़ हासिल की, बाद में वो मंजर से यकसर गायब हो गया। और अब्दुल हफीज़ शेख पाशा जो है उन्होंने क्या किया, उनकी अपनी एक ज़ाती जो कंपनी है MS एलीट होम फैशन डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, इसे उन्होंने रीनेम किया बीएनपी के नाम से, और जो लीज़ एग्जीक्यूट की उन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से की, यानी बीएनपी ग्रुप जो है वो आउट हो गया। तो ये जो बीएनपी ग्रुप में शामिल जो बाकी लोग थे, क्या उनके साथ किसी किस्म का कुछ समझौता हुआ, कोई डील हुई, उन्हें अकोमोडेट किया गया कि क्योंकि उनमें से किसी ने भी अदालतों में आके इस बात को चैलेंज नहीं किया या पब्लिक में आके इस हवाले से जो है वो किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो नदीम ज़िया जो पैरागॉन के सीईओ हैं, उनके हवाले से
कुछ लोगों का ये भी तासुर था कि वो लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया के बेटे हैं और पैरागॉन जो है वो दरअसल जनरल तौकीर ज़िया की मलकियत है। तो मैंने नदीम रज़ा से बात की तो उन्होंने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो नदीम ज़िया पीरज़ादा है, उनके 2 और भाई हैं, वो भी पैरागॉन में जो है वो काम करते हैं, और इनका जनरल तौकीर ज़िया से उन्होंने दावा किया कि कोई किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी जो है वो उनकी नहीं है। मैंने फिर उनसे पूछा नदीम ज़िया के हवाले से कि जी आप इस कंसोर्शियम का हिस्सा थे, आप इससे जो है वो अलग क्यों हो गए, और क्या ये दुरुस्त है कि अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने अपनी ज़ाती कंपनी को रीनेम करके और उसके नाम से लीज़ एग्जीक्यूट की। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप ये बातें अब्दुल हफीज़ शेख पाशा से जो है वो पूछें, और ये मेरी फ़ोन पे बात हुई और फिर बाद में मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करता रहा, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर मैंने उन्हें सवालात जो है वो लिख के भेजे और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो इस कंसोर्शियम का हिस्सा थे तो कब वो इससे अलग हुए, और अगर वो अलग हुए तो क्या इसके बदले में उन्होंने कुछ लिया, क्या पैरागॉन ने कोई जो अपार्टमेंट हैं यहाँ 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, क्या कोई अपार्टमेंट हासिल किए हैं, वो कोई कंपनसेट किया है अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने। लेकिन मेरे इन सवालात का नदीम ज़िया साहब जो हैं वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, जो इस स्कैंडल के अहम किरदार हैं अब्दुल हफीज़ शेख पाशा, उनसे टेलीफोन पे मेरी बात नहीं हुई, अलबत्ता ईमेल के ज़रिए मैंने उनसे मुतअद्दिद सवालात पूछे और कुछ 3-4 ईमेल्स मैंने उन्हें भेजी जिसका उन्होंने जो है वो जवाब दिया। वो मैं आपको सामने जो है वो रखता हूँ। एक तो जनरल तौकीर ज़िया के हवाले से मैंने उनसे सवाल किया था जिस पे उन्होंने कहा कि 2006 तक जनरल तौकीर ज़िया उनके साथ रहे BNP के CEO के तौर पे, और बाद में वो जो है अलग हो गए। दूसरा मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो मीडिया में डिस्कशन हो रही है कि पहले कहा गया कि सलीम फैब्रिक्स वाले जो हैं ये उनके दामाद हैं मियां सलीम के, फिर ये बात आई और रेहाम खान की किताब में चूँकि हवाला था तो मैंने भी ये बात जो है वो कोट की कि जो मियां इदरीस हैं सितारा ग्रुप वाले, सितारा ग्रुप के जो CEO हैं, ये उनके दामाद हैं अब्दुल हफीज़ शेख पाशा। लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने इस बात की तरदीद की कि वो सितारा ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो हैं उसके CEO मियां इदरीस के दामाद नहीं हैं, उनकी जो अहलिया हैं वो मियां इदरीस की बेटी जो है वो नहीं है। जब फिर मैंने उनसे पूछा, कुछ सवालात किए कि इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, ये जो आपने फ्रॉड किया है, ये जो आपने धोखाधड़ी की है, आपको ये जगह जो है होटल बनाने के लिए दी गई थी, आपने अपार्टमेंट बना के जो है वो बेच दिए, इसका उन्होंने 2 टोक जवाब तो जो है वो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई धोखाधड़ी उन्होंने कहा कि हमने नहीं की, किसी किस्म का कोई मालियाती फ्रॉड जो है वो हमने नहीं किया, हमारे साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती हो रही है। और उन्होंने कहा कि FIA ने बाकायदा उन्होंने मुझे वो FIA के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर किए, और उन्होंने कहा कि FIA में हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, FIA ने तहकीकात की, FIA ने अगर जो इल्ज़ामात हैं उन्हें ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब है कि हम बेगुनाह हैं, हम बेकसूर हैं, हमने किसी किस्म की कोई गड़बड़ जो है वो नहीं की। मैंने उनसे ये पूछा, सवाल किया कि यहाँ पे ये जो आपने अपार्टमेंट बनाए उनकी फ़रोख्त से आपने कितना रेवेन्यू जो है वो कमाया, क्योंकि 4 अरब 88 करोड़ रुपए में ये जगह लीज़ हुई थी। बाद में जो साकिब निसार साहब ने उन्हें बेल आउट किया और ये जो जुर्माना आयद किया और ये रकम बढ़ा दी गई, तो तब भी ये रकम जो है 17.5 अरब रुपए बनती है जो 8 साल में जो है वो अदा करना थी। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी। तो फिर ये बैंकरप्ट क्यों हुए या ये डिफ़ाल्टर क्यों हुए और उन्होंने बर वक्त जो है CDA को अदायगी क्यों नहीं की। तो मैं जानना चाह रहा था कि कितना रेवेन्यू उन्होंने यहाँ से अर्न किया है। तो इसके जवाब में अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने बताया कि यहाँ जो उन्होंने अपार्टमेंट फ़रोख्त किए उनसे उन्होंने 25 से 28 अरब रुपए जो है वो कमाए हैं। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि यहाँ से अगर वो 25 से 28 अरब रुपए कमा चुके हैं तो ये कुछ 17.5 अरब रुपए उन्होंने CDA को देने थे, और उसकी दूसरी किस्त जो 3 अरब रुपए से कुछ कम थी वो उन्होंने बर वक्त अदा क्यों नहीं की, और वो एक मरतबा फिर डिफ़ाल्टर क्यों हुए जिसकी वजह से CDA ने जो है वो उनकी लीज़ मनसूख कर दी। ज़ाहिर है इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था इसके जवाब में उन्होंने बताया कि 25 से 28 अरब रुपए वो इस प्रोजेक्ट से कमा चुके हैं। अच्छा, एक और बात जो मैंने उनसे पूछी, उनसे मैंने सवाल किया कि आप क्या पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, बैरून मुल्क हैं, और आइंदा का आपका लाहेअमल क्या होगा। तो अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने कहा कि वो पाकिस्तान में ही हैं, पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, और उन्होंने कहा कि
जो अगला लाहेअमल है इस हवाले से जो कानूनी टीम है उससे मशावरत हो रही है और चंद दिनों में इस हवाले से लाहेअमल तैयार कर लिया जाएगा कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, जजमेंट है, उस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जाना है या क्या करना है, जो लाहेअमल है चंद दिन में इस हवाले से तैयार कर लिया जाएगा। और आखिरी बात, जो बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का दावा किया अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने मुझे बज़रिया ईमेल जवाब देते हुए, वो ये था कि वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई है, हम सब यही जानते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है अभी तो उसका सिर्फ एक इजलास हुआ है जिसमें मुतल्लका हुकाम को सुना गया है, सीडीओ को बुलाया गया था और अभी उस कमेटी ने जो मुतासरीन हैं, जो वहाँ के मकीन हैं, जो रिहायशी हैं, अपार्टमेंट्स के मालिक हैं, उनको भी सुनना है और फिर अब्दुल हफीज़ शेख पाशा को भी सुना जाएगा। लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख पाशा ने ईमेल में दावा किया कि वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई है उसने जो सिफारिशात पेश की हैं उसमें कहा गया है कि इस मंसूबे को रेगुलराइज किया जाए, इसकी तामीर मुकम्मल की जाए और इस कमेटी की सिफारिशात में कहीं भी सज़ा या लीज़ की मनसूखी का जिक्र नहीं है। मैं हैरान हूँ कि वो कमेटी जो वज़ीर आज़म ने बनाई है, जिसने अभी तक तहकीकात पूरी मुकम्मल नहीं की, अभी तक उसने सिफारिशात जो हैं मुरतब नहीं की, पेश नहीं की, वो सिफारिशात पहले से ही अब्दुल हफीज़ शेख पाशा को कैसे मालूम हो गई और वो कैसे ये दावा कर रहे हैं कि इस कमेटी ने जो सिफारिशात पेश की हैं उसमें लीज़ मनसूख करने का या सज़ा देने का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। तो ये थी जनाब सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि जितने भी फ़रीक हैं, जितने भी इस स्कैंडल से जुड़े हुए किरदार हैं, खा वो अब्दुल हफीज़ शेख पाशा हों, खा वो साबिक चेयरमैन CDA कामरान लाशारी हों या फिर लेफ्टिनेंट जनरल तोकीर ज़िया जो BNP के CEO थे या फिर पैरागॉन के CEO नदीम ज़िया, इन सब किरदारों के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए और इस पे किसी नतीजे पे ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतनी प्राइम लैंड पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कौमी असम्बली, ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और किसी को कानों कान खबर ना हुई। ये कैसे हो सकता है? यकीनन ये सब मिली भगत का नतीजा है और जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन सब को कटहरे में लाना चाहिए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल हुरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।